नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के जनाजे में शामिल होने के लिए दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्र अध्यक्ष तक पहुंचे। ये ईरान की वैश्विक ताकत को दिखाता है, लेकिन वहीं कई विद्रोही संगठनों के सरगना भी यहां पहुंचे। वहां फिलिस्तीन के हमास, लेबनान के हिजबुल्लाह से लेकर हूती जैसे संगठनों के सरगना पहुंचे थे। हमास के प्रमुख इस्माइल हानिये से तो ईरान के सबसे बड़े नेता अयतुल्लाह खामनेई ने भी मुलाकात की। ये जन सैलाब ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में उमड़ा है। लाखों लाख का हुजूम अपने प्रिय नेता और ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को आखिरी सलाम देने के लिए पहुंचा। मशहद शहर में ही 64 साल पहले रईसी का जन्म हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इब्राहिम रईसी कितने रईस थे, इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि उनके पुश्तैनी शहर में करीब 68 देशों के नेता और राजनयिक पहुंचे। भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। यहां कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी, इराकी पीएम मोहम्मद शिया अल सुडानी और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के अलावा कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे। लेकिन सबकी नजरें उन चेहरों पर टिकी थीं जिन पर आतंकवाद का ठप्पा लगा है। यहां फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास का सरगना इस्माइल हानिये और लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम को एक साथ देखा गया। ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचने पर हमास के चीफ इस्माइल हानिये का ईरान के वरिष्ठ प्रशासनिक और सैनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। हमास और हिजबुल्लाह दोनों ईरान के बहुत ही करीब हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि ईरान की ही बैकिंग से ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है ताकत पाते हैं। ईरान से इनको बहुत सहायता मिलती है, माली सहायता और हथियारों की सहायता। हम आपको बताएंगे कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों के सरगनाओं के आने के क्या मायने हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और भी वैसे ही संगठनों की मौजूदगी की झलक देख लीजिए। रईसी को आखिरी बार विदाई देने के लिए तालिबान के डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर भी अपने वित्त मंत्री आमिर मित्ताकी के साथ पहुंचे। वहीं हूती विद्रोहियों का हेड मोहम्मद अब्दुल सलाम और हूती प्रतिनिधि अब्दुल मलिक अल एगरी भी मौजूद था। चाहे हमास हो या हिजबुल्लाह, दोनों ही इजराइल के खिलाफ ईरान की रणनीति के अहम पार्टनर हैं। इसका अंदाजा तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिये की मौजूदगी से लग पाया, क्योंकि कतर की राजधानी दोहा से अपने संगठन को चलाने वाले हानिये को लोगों ने बाहर कहीं आते जाते बहुत कम ही देखा है। लेकिन वो तेहरान तक पहुंचे तो इसीलिए कि चाहे हमास हो या हिजबुल्लाह, उनको ताकत तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए ईरान से ही मिल रही थी। हमास को ईरान से सिर्फ हथियारों और ट्रेनिंग में ही नहीं, बल्कि रुपए पैसे की भी मदद मिलती है। चूंकि फिलिस्तीन की सीमा इजराइल से मिलती है, इसीलिए हमास के लिए अपनी सैनिक क्षमताओं को बनाए रखने के लिए ईरान का समर्थन बेहद अहम है। ईरान से हमास को उच्च तकनीक से लैस रॉकेट से लेकर दूसरे अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराए जाते हैं। वहीं हिजबुल्लाह की बात करें तो 1980 के दशक की शुरुआत में इस आतंकी समूह की स्थापना के बाद से ईरान इसका मुख्य समर्थक और संरक्षक रहा है। ईरान हिजबुल्लाह को वित्तीय सहायता, हथियार और प्रशिक्षण प्रदान करता है। ईरान हमास की तरह ही हिजबुल्लाह को भी रॉकेट और अन्य उन्नत सैन्य तकनीक मुहैया कराता है।
दरअसल हिजबुल्लाह हो या हमास, ये दोनों ही संगठन इजराइल और अमेरिका का मुकाबला करने के लिए ईरान के व्यापक रणनीति का एक अहम हिस्सा है। ईरान ने हर तरह से कोशिश की है कि जो इनकी जरूरतें हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस की वो पूरी हो, क्योंकि ईरान के विचार में ये जो जंग लड़ रहे हैं इजराइल के खिलाफ, ये वही सही जंग है और जंग की जो जरूरत है वो फलस्तीनियों को है, और फलस्तीनियों को आज़ादी नहीं मिल सकती जब तक वो जंग ना लड़े और उनकी तरफ से हमास, हिजबुल्लाह इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जंग ना लड़े। तो ईरान तो पूरी तरह सपोर्ट करता है। आप इसको इस बात से भी समझिए कि हमास के प्रमुख हानिये ने तेहरान में जाकर वहां के सबसे बड़े धार्मिक नेता अयातुल्लाह खामनेई से मुलाकात की। हमास के लिए ईरान का संरक्षण कितना बड़ा है उसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि रईसी के राज में ईरान ने इजराइल पर सीधे हमला किया था। उस तरह से ईरान ने पहले कभी भी हमला नहीं किया था। कूटनीति की दुनिया में इसे बेहद असामान्य माना गया, लेकिन अमेरिका जैसे देश को भी धता बताकर ईरान हमास के साथ खड़ा रहा। अब तक 143 कंट्रीज ने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया है, उनमें इंडिया भी है। इंडिया ने 1988 में रिकॉग्नाइज किया था। अब नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने भी रिकॉग्निशन दे दिया है, तो ये संख्या 146 की हो जाएगी। यूएन के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो 193 है, तो ये बहुत बड़ी संख्या ये सोचती है कि पैलेस्टीनियंस को स्टेट मिलनी चाहिए। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल ने भी जवाबी हमला बोला। वो जंग जारी है जिसमें एक अहम भूमिका ईरान भी निभा रहा था। अब रईसी के ना रहने पर देखना होगा कि ईरान का नया नेता हमास और हिजबुल्लाह को संरक्षण पर पुरानी नीति को कायम रखता है या कुछ बदलाव लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 3 देशों ने फिलिस्तीन को दे दी मान्यता। इसके क्या होने वाले हैं मायने, एक ब्रेक के बाद विस्तार से बताएंगे। जिस दिन हमास का प्रमुख ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के जनाजे में पहुंचा हुआ था, उस दिन दुनिया के 3 देशों ने एक साथ फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया। इन देशों की मान्यता से संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की ताकत बढ़ी है और उसकी उम्मीदें भी बढ़ गई हैं कि उसको एक राष्ट्र का दर्जा मिल ही जाएगा, लेकिन इससे इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बाईस मई, इस तारीख को हमास का सरगना ईरान की राजधानी तेहरान में उसके दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को श्रद्धांजलि दे रहा था। 22 मई, इसी तारीख को फिलिस्तीन पर इजरायली हमले जारी थे। 22 मई, इसी तारीख को नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने एक राष्ट्र के तौर पर फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया। जिस वक्त इजराइल अपने बम बारूदों से गाजा पट्टी को तबाही से रंग देना चाहता है, उसी वक्त उसको मुश्किल में डालने वाली खबर का बम दुनिया के 3 देशों ने उसके ऊपर फेंक दिया। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड का फिलिस्तीन को मान्यता देना इजराइल के लिए इस युद्ध काल में एक बड़ा झटका है। इस वॉर के अंदर में नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं इस हमास को पूरी तरह खत्म करके तभी वॉर शुद्ध खत्म होगा इसका। और उन्होंने कहा कि इस वक्त अगर आप इसको बनाते हैं तो आप
टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। तो मेन तो बात यह है। दूसरी चीज यह है कि जो इस वक्त अल्ट्रा राइट पार्टी जिसके वो हेड हैं, वो पैलेस्टीनियंस को एक भी इंच नहीं देना चाहती है। वो इस बारे में, बल्कि गाजा को भी कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि वहां पर न्यूक्लियर अटैक कर दो, वहां से सारे लोगों को हटा दो, वहां से निकाल दो, गाजा पूरी तरह कब्जे में कर लो। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, ऐसे में जो नेतन्याहू का मानना है वो यही है कि हम इसे सपोर्ट नहीं करते हैं। कूटनीति के जानकारों का मानना है कि गाजा में लगातार चलते युद्ध और वेस्ट बैंक में हिंसा की घटनाओं के बीच अब दुनिया यहां शांति चाहती है। साथ ही फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय के अधिकार का वो समर्थन करना चाहती है। वहीं इजराइल की मनमानी रोकने के लिए उनकी ये नई कूटनीति हो सकती है, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों की कोशिशों के बावजूद इजराइल युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं दिखता। साथ ही दुनिया के कई देश फिलिस्तीन के बहाने ही अमेरिका पर एक नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं, जो इजराइल के साथ होने का दम भरता है। तीन देशों से एक साथ फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दिए जाने से खाड़ी के देश काफी खुश हैं। दुनिया के करीब 139 देश फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे चुके हैं। इनमें भारत बहुत पहले ही उसको मान्यता देने वाले देशों में है। 10 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देशों में से 143 ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता दिलाने के पक्ष में वोटिंग की थी। ये सदस्यता सिर्फ संप्रभु देशों को मिलती है, जबकि अभी तो फिलिस्तीन को ऑब्जर्वर का दर्जा हासिल है। इससे फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में सीट तो मिलती है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।